मैंने जो अंगूठी पहनाई थी वो कहाँ है? शयान वर्मा की भारी आवाज पर अनन्या ने खौफ से घूंड निकला। वो एक ट्रिप पर आई थी जब सबसे बिछड़ गई। वहां मेजर शयान वर्मा ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन जब वो उसे छोड़ने घर गया तो अनन्या के सौतेले बाप ने दोनों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। तब अनन्या की मां के आंसू और बेबसी देखकर वो अपने से 8 साल छोटी लड़की से विवाह करने पर मजबूर हो गया था। वो भारी लग रही थी। वो डरते हुए बोली। मेजर शयान का रोब जमाना उसे जहर लगता था, लेकिन उसके सामने आते अनन्या की जान निकलने लगती थी। भारी नहीं, वो इस बात की निशानी है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसे उतारने का सोचना भी मत। वो पास खड़ा होकर गंभीर लहजे में कहता हुआ अनन्या की जान निकाल गया। वो पागल लड़की जो इस रिश्ते को वक्त समझ रही थी खौफ से कांप उठी। कोई है यहाँ? प्लीज मेरी मदद करो। वो गले के बल चिल्लाई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने अपने आसपास देखा। अभी भी उसे पीछे से फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। कब से वो भागी चली आ रही थी और वो तो सूरज भी ढलने लगा था, लेकिन वो अभी तक भाग रही थी। वो उस पल को कोस रही थी जब उसने अपनी सहेलियों के साथ इस जंगल का रुख किया था। न जाने उसकी दोस्ती कहाँ रह गई थी कि वो इस जगह पर अकेले निकल आई थी और अब कोई उसके पीछे पड़ चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका दुपट्टा न जाने कहाँ गिर चुका था। भागते भागते उसकी चप्पल भी उतर चुकी थी। उसने झुककर देखा जहां उसके पैर के पवान पर उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। नजर पड़ी तो पता चला कि उसके पैर पर जख्म हो चुका था। आसपास देखा, हर तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ उसने धुंधली नजरों से देखा। कोई भी नहीं था जो उसकी पुकार सुनता, उसकी मदद के लिए आता। वो एक बार फिर से कदम आगे बढ़ाने लगी थी कि उसका पैर जोरदार ठोकर के साथ किसी चीज से टकराया और वो मुंह के बल गिर पड़ी। उसने उठकर देखा तो एक बड़ा सा पत्थर उसके रास्ते में रुकावट बना था। उसके पैर का नाखून उखड़ चुका था और खून बहने लगा था। दर्द की शिद्दत इस कदर थी कि उसे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर से उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई देने लगी। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जल्दी से जाओ और पकड़ो उसे। वो गलत दिशा में जा रही थी। अगर किसी को ये पता चल गया कि हम लोग यहीं हैं तो ये बात खतरे से खाली नहीं होगी। किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। आवाज तो काफी दूर से थी, लेकिन उन लोगों को उस तक पहुंचने में वक्त ना लगता। वो हिम्मत करके जल्दी से उठी और एक बार फिर से आगे बढ़ने लगी। कोई है? मेरी मदद करो। एक बार फिर उसने किसी को पुकारा था, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। ये तो पेड़ थे या फिर ऊंची ऊंची चट्टानें। रिया, कहाँ रह गई हो तुम लोग? प्लीज मुझे बचाओ। वो रो रो कर अपनी सहेलियों का नाम पुकारने लगी, लेकिन यहाँ कोई होता तो उसकी आवाज सुनता ना। वो फिर भी हिम्मत ना हारते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उसका टकराव किसी से हुआ और वो गिरने लगी थी कि किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गिरने से बचाया। उसे लगा था कि वो भी जमीन पर गिर जाएगी, इस वजह से उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। लेकिन जब उसे ये महसूस हुआ कि किसी ने उसे गिरने से रोक लिया और किसी के स्पर्श का एहसास उसे अपनी कमर पर हुआ, तो उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े व्यक्ति को देखकर वो और सहम गई। उसे लगा शायद ये उन्हीं लोगों में से कोई है जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं वचन देती हूँ कि दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आऊंगी। वो रोते हुए बोली तो सामने खड़े व्यक्ति ने उसे जल्दी से खड़ा किया। कौन हो तुम लड़की, और यहाँ क्या कर रही हो? वो कुर्राया। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पिस्टल अनन्या की जान ले रहा था। मुझे मत मारो, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो एक बार फिर डरते हुए कांपते हुए बोली और एक कदम पीछे हुए तो सामने खड़े व्यक्ति ने इधर उधर देखा। पीछे से आती कुछ लोगों की फायरिंग की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें सिकोड़ कर पीछे देखा और एक ही पल में 3 बार गोली चला दी। गोली की आवाज ने अनन्या के होश उड़ा दिए। वो वहां नीचे झुककर बैठ गई और अपने दोनों हाथों को अपने कानों पर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
खड़ी हो जाओ लड़की और चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वो जल्दी से बोला तो अनन्या की जान में जान आई। उसने खड़े होते हुए आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखा और फिर पीछे से आते कुछ लोगों को देखा तो उसका दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि पीछे से आने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाले थे। सर, सब ठीक तो है? पीछे से एक पुलिस वाले ने कहा और फिर उसके साथ खड़ी लड़की को देखा तो जल्दी से भागकर आगे आ गया। सब ठीक तो है सर, और ये कौन है? वो आश्चर्य से आगे बढ़ते हुए सामने खड़ी लड़की को सर से पांव तक देखकर पूछने लगा, इस लड़की को साथ ले जाओ, ये वही लड़की है जिसकी आवाज सुनकर हम यहाँ आए थे। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए, वरना शायद कुछ बुरा हो जाता। मेरे ख्याल से एक घायल है और इसे हमें जल्दी से पट्टी करवानी चाहिए। वो जल्दी से बोला तो सामने खड़े सिपाहियों ने जल्दी से उस लड़की को अपने साथ लिया, लेकिन 2 कदम चलने पर ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि अब उसकी जान खतरे से बाहर थी, लेकिन अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा आया और वो एकदम से बेहोश होकर गिरने लगी। मेजर शयान वर्मा एक बार फिर आगे बढ़ा और जल्दी से उसे सहारा दिया। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कैंप तक लाया। ये वो कैंप था जहां वो लोग मौजूद थे। उन्हें इस इलाके में अभी कुछ ही दिन पहले भेजा गया था और यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन पर थी। सबसे मुख्य बात यह थी कि यहाँ पर ज्यादातर चोरी और लोगों के घरों पर हमले की बार देखे गए थे। इस वजह से यहाँ कुछ सैनिक और पुलिस वालों को भेज दिया गया। उन सैनिकों में से एक शयान वर्मा था और पुलिस वालों में से कुछ सिपाही उसके पास मौजूद थे। कैंप तक लाने के बाद उन लोगों को अंदाजा हुआ था कि काफी देर से भाग रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। छालों की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी और दाएं पैर के पांव के नाखून भी उखड़ चुका था, जिसकी वजह से उसका काफी खून बह चुका था। कई बार गिरने की वजह से उसका सर पर भी चोटें आई थी। उसके माथे से भी खून बह रहा था और शायद बेहोश होने की वजह से था। 3 घंटे गुजर जाने के बावजूद जब उसे होश न आया तो शयान वर्मा ने यह फैसला किया कि वो अपने साथ लेकर पास ही स्थित अपने घर ले जाएगा। उसने अपने बहुत से सिपाहियों को उस पूरे इलाके में भेज दिया था ताकि इस लड़की के साथ अगर कोई भी हो तो उन्हें जल्दी से ढूंढा जाए और उनके हवाले इस लड़की को कर दिया जाए। लेकिन यहाँ कोई भी उन लोगों को नहीं दिखाई दिया था। बस कहीं दूर गाड़ी के टायरों के निशान दिखाई दिए थे, जिसके आधार पर यह अंदाजा लगाया गया कि शायद वो किसी के साथ आई थी और बिछड़ने पर वो लोग शायद चले गए थे या उन पर हमला हो गया था। ये निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता था, लेकिन हाँ, वो लड़की निरंतर बेहोशी की वजह से खतरे में लग रही थी। उसने अपने साथ कुछ सिपाही लिए और शहर की और रवाना हो गया। उसने एक और मेजर की ड्यूटी लगा दी थी। ठीक 1 घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। दवाइयों और ड्रिप लगाने की वजह से अब वो होश में आ रही थी। डॉक्टर को कहना था कि वो काफी बड़े सदमे से गुजरी है। इस वजह से उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका है। उसे होश में आने के लिए वक्त लगेगा। 3-4 घंटे गुजर जाने के बाद उसे होश आया तो वो इधर उधर देखकर हैरान रह गई। उसे अपने सामने उस व्यक्ति को बैठे देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। वो एक झटके से उठी और जल्दी से पीछे हुई। मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? मेरी सहेलियां और मेरे साथ वाले लोग कहाँ हैं? वो आसपास देखकर डरी सहमी आवाज में बोली तो सामने बैठे मेजर शयान वर्मा ने घनिष्ठ नजरों से उसकी तरफ देखा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे घर वालों का पता चल जाएगा और तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। फिलहाल तुम्हें आराम करने की जरूरत है। सामने बैठे व्यक्ति की बात सुनकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा था। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरी माँ का बहुत बुरा हाल होगा। प्लीज मुझे घर पहुंचा दें। मुझे घर जाना है। वो रूठे हुए बोली थी। उसके चेहरे पर स्पष्ट खौफ देखा जा सकता था, जिससे मालूम हो रहा था कि वो वास्तव में किसी से भयभीत है। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर वालों को ढूंढ लें, लेकिन इसके लिए आपको भी स्वस्थ होना होगा। आप ठीक होंगी तभी आप घर पहुंच सकेंगी। अभी आपके पाँव में बहुत गहरी चोट आई, आप चल भी नहीं सकती।
इसलिए आपको ठीक होना पड़ेगा और आप हमें ये भी बताएं कि आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और आपके पिता का क्या नाम है, ताकि हम आपके घर वालों को ढूंढ सकें। वो उठकर उसके पास आ गया था। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे घर जाना है। वो एक बार फिर रोते हुए बोली तो अब की बार सामने खड़े मेजर को उस पर तीव्र गुस्सा आया। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम किस इलाके से हो? वो गुस्से से धारा तो उसका दिल उछल कर उसके गले में आ बैठा। वो अटकते हुए बोली। मेजर के डर से उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बकरी हो क्या जो मैं लगा रखा है? बताओ तुम कहाँ से हो? वो खासा झंझलाया हुआ बोला तो अनन्या की आंखों से आंसू तीव्रता से बहने लगे। उसका सौतेला बाप नशा करता था, उसे गालियां देता था, लेकिन पहले उसने भी इतना महसूस नहीं किया था जितना मेजर के इस तरह गुस्सा करने पर वो भयभीत हो गई थी। जी मैं लखनऊ से हूँ। वो रोते हुए बोली तो शयान को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही सख्त लहजे में उससे पूछगिछ कर रहा था। तभी दूर से कैप्टन कबीर आते हुए दिखाई दिया तो शयान सर थाम कर कुर्सी पर बैठ गया। कबीर, क्या तुम लखनऊ में किसी को जानते हो? मेजर शयान वर्मा के सवाल करने पर कबीर ने उस लड़की को देखा जो होश में आ चुकी थी और रोते हुए फर्श घूर रही थी। कबीर, तुमसे कुछ पूछा है मैंने। कबीर को उस लड़की को देखते पाकर शयान गुस्से से मुठियां भींचकर बोला तो कबीर हड़बड़ा गया। जी सर, मेरी माँ का ताल्लुक लखनऊ से है। वो आदर से बोला था तो शयान सोच में पड़ गया, जबकि अनन्या ने पहली बार नजर उठाकर कबीर को देखा। वो मुस्कुरा रहा था जबकि उसकी मुस्कान अनन्या को जहर लग रही थी, लेकिन वो थोड़ा संतुष्ट हो गई थी। कम से कम कोई तो उसके शहर से था। वैसे आपका ताल्लुक किस मोहल्ले से है? वो हिचकिचाते हुए बोला। कहीं शयान तो इसे टोक ना दे। जबकि अनन्या ने आश्चर्य से इसे देखा। वो खासा आकर्ष पुरुष था। अब जिस तरह वो इसे देख रहा था वो खुद में सिमटने पर मजबूर हो गई। कबीर, तुमने कल घर जाना है ना? इसको साथ लेकर जाना और इसके घर तक छोड़ देना। शयान बात बदलते हुए बोला। अनन्या को समझ आ गई कि शायद कबीर का उसे घुलना मिलना इसे पसंद नहीं आया था। वो चिंता में भी हल्की सी महसूस मुस्कुराई, जबकि कबीर हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। उसने जाते हुए भी मुड़कर एक बार अनन्या को देखा। इस लड़की में अजीब सी आकर्षण थी कि वो चाह कर भी उसे नजर नहीं हटा पाया था, जबकि शयान को कबीर का इस कदर अनन्या से घुलना मिलना जरा भी पसंद नहीं आया था। हालांकि इस लड़की को मिले हुए चंद घंटे हुए थे, वो ख्वामखा में पॉजेसिव हो रहा था। वो सर झटक कर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अनन्या वहीं बैठी रह गई। इसे पूरे 12 घंटे का इंतजार करना था। सर, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। आप कहें तो मैं इसे हवेली ले जा सकता हूँ। मेजर शयान वर्मा ने अपने सीनियर से अनुमति लेते हुए कहा तो वो सोच में पड़ गए। इसे घर ले जाना ठीक नहीं होगा, पहले इसे हॉस्पिटल ले जाओ, इसके जख्म की पट्टी वगैरह करवाओ और इसे पूछो कि इसके दोस्तों ने कहाँ स्थान लिया था। अपने सीनियर्स के कहने पर मेजर शयान वर्मा अपने जूतों को घूर कर रह गए। उन्हें अपने सीनियर की हर हाल में मानी थी। ये सवाल तो उनके दिमाग में भी आया था कि उन्हें पूछना चाहिए कि अनन्या के दोस्त कहाँ ठहरे थे। वो कमरे में आया तो अनन्या घुटनों में सर छुपाए रोने में विवश थी। ऐसे रोती रहोगी या फिर अपने बारे में कुछ बताओगी भी सही। वो कुर्सी सामने रखते हुए बैठा तो अनन्या जरा सा पीछे को हुई। शयान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कुर्सी को और पीछे कर लिया। मैं और मेरा दोस्त यहाँ जंगल में अपने एक थीसिस के लिए आए थे, मगर अचानक डाकुओं का हमले ने हम सबको घबरा दिया। जिसको इस जो दिशा समझ आई वो उसकी तरफ भागने लगा। वो विस्तार से बताते हुए बोली तो शयान ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। लड़की अच्छी खासी घायल लग रही थी। हम पहले हॉस्पिटल जाएंगे, तब तक तुम हमें बताओ कि तुम्हारे दोस्तों ने कहाँ स्थान लिया था। हो सकता है हमें वहां तुम्हारे दोस्त मिल जाएं या फिर तुम्हारा सामान। शयान पहली बार नम्रता अपनाते हुए बोला तो अनन्या ने हाँ में सर हिलाया। मैं आपके साथ चलती हूँ, ना जाने मेरी सभी दोस्त कहाँ गई, उनमें से कोई जीवित बच भी पाया होगा या नहीं। ये कहकर वो फूट फूट कर रो दी। शयान कैब संभालते हुए उठ खड़ा हुआ, जबकि वो लड़खड़ाते हुए उसके पीछे जाने लगी। शयान बड़े बड़े कदम उठाते हुए बाहर की तरफ बढ़ा था, जबकि उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उसके साथ चल पाती।
शान गाड़ी तक पहुंचा तो इसे एहसास हुआ कि जख्मों से चूर वो उसके साथ नहीं चल पाई होगी। पीछे देखा तो दूर दूर तक इसे अनन्या दिखाई नहीं दी। वो कैंप में वापस आया तो देखा वो अभी चंद कदम ही चल पाई थी। आप यहीं रुके, मैं गाड़ी यहीं लेकर आता हूँ, वो बोला और फिर अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ वो जंगल की तरफ बढ़ गए। लगभग कितने लोग थे? अचानक कबीर बोला तो शायान ने एक चुभती हुई नजर उस पर डाली। जब से नन्हे आई थी उसे घुलने मिलने की कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा था, जो शायान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो ना चाहते हुए भी कई बार आईने में इस लड़की का चेहरा देख चुका था। वो खासी घबराई हुई लग रही थी। आंसू निरंतर उसकी आंखों से बह रहे थे। इसमें एक अजीब आकर्षण सी थी कि शायान जैसे समझदार मनुष्य भी उसके आगे अपने होश खोने लगा था। इसी वजह से इसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आधे घंटे की दूरी तय करने के बाद आखिरकार वो उस बड़े पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया जहां उन लोगों ने कैंपिंग कर रखी थी। सारा सामान वही मौजूद था। चंद बैग गायब थे, 2-3 बैग पड़े थे। अनन्या लगभग भागते हुए अपने बैग की तरफ बढ़ी। इसे खोलकर देखा तो उसके कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे। बैग को पूरा खोलकर देखने के बजाय वो उसे उठाकर गाड़ी में रख चुकी थी। और सामान देख लो, कुछ जरूरी जानकारी मिल जाए तो हमें उन लोगों तक पहुंचा दे। शायान ने सबको आदेश देते हुए कहा तो सभी ऑफिसर्स इधर उधर जांचा करने लगे, मगर ऐसा लगता था कि जैसे उन लोगों को भागने की कोशिश की गई हो, क्योंकि सारा सामान वही पड़ा हुआ था। कोई भी उठाने की कोशिश नहीं की गई थी। हालांकि वहां बहुत कीमती कैमरा और दूसरा सामान वैसे ही पड़ा हुआ था। आपके पाँव से खून बह रहा है, कहीं बैठ जाएं, इस तरह खड़ी रहेंगी तो थक जाएंगी। कबीर ने अनन्या को इस तरह हाँपते हुए पेड़ के साथ टेक लगाकर देखा तो बोले बिना नहीं रह सका, जबकि शायान के कान इस तरफ लगे हुए थे। कबीर, क्या तुम ये सारा सामान इकट्ठा करो, आप गाड़ी में बैठ जाएं। शायान ने अनन्या को संबोधित करते हुए कहा कि कबीर भी तुरंत शायान का कहा मानते हुए सामान समेटने लगा। अनन्या ने जल्दी से अपना बैग कलेक्ट कर लिए थे। बाकी सामान और चंद जरूरी जानकारी लेने के बाद वो लोग कैंप की तरफ वापस बढ़ गए। आज रात आप यहीं रुक जाएं, सुबह कबीर घर जाएगा तो आपको भी आपके घर छोड़ देगा। शायान ने अनन्या को सूचित करते हुए कहा तो वो हाँ में सर हिलाकर रह गई। वो मुझे कपड़े बदलने थे, वो हिचकिचाते हुए बोली तो शायान ने अपने बाथरूम की तरफ इशारा किया। न जाने इससे क्यों इस लड़की को देखकर कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। बात सुनो, वो अचानक जाते हुए वापस पलटा और अनन्या को संबोधित किया तो अनन्या घबरा गई। तुमने अपना सारा सामान चेक कर लिया? सब कुछ मौजूद है ना? वो एक संदेहपूर्ण नजर उसके बैग पर डालते हुए बोला तो अनन्या ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। जी, सब कुछ मौजूद है, वो बोली और अपना एक सूट उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। पहले तो मेजर के दिल में आया कि वो बैग चेक कर ले, फिर अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल देखकर वो बाहर की तरफ बढ़ गया। अनन्या फ्रेश होकर बाहर आई तो भोजन आ चुका था। वो खामोशी से भोजन खाकर कोने में रखे हुए बिस्तर पर लेट गई। आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। न जाने उसकी माँ का हाल क्या होगा और उसके सौतेले बाप ने उसे कितनी बातें सुनाई होंगी। और दिल ही दिल में प्रार्थना करने लगी, काश उसके पिता उस रोज दूसरे शहर से वापस न आए होते। वो किसी इमरजेंसी में फंस गए होते ताकि उसकी माँ को वो बातें न सुना सके कि उनकी बेटी अभी तक वापस नहीं आई। और उसकी वो दोस्त जो उसके साथ आई थी, न जाने वो सब कहाँ थी। अगर कोई वापस आता तो वहां से अपना सामान जरूर उठाता, मगर सामान का वहां मौजूद होना भी बहुत बड़ा सवाल था। आखिर वो सब लोग कहाँ गए थे? रोते रोते से अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब उसकी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसकी आंख आहट की आवाज से खुली। उसने जाग कर देखा तो कोई भी नहीं था। काफी देर सोने की कोशिश की, मगर चिंता के मारे इसे नींद नहीं आ रही थी। इससे तो इस बात की खुशी थी कि चंद घंटों में वो अपने घर वापस पहुंचने वाली है। नींद न आने की शिश्ती में काफी देर तक वो करवटें बदलती रही, फिर बाहर आ गई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चांद की रोशनी में विशाल पहाड़ दृश्य को एक ड्रीम जैसा बना रहे थे। वो खामोशी से एक पत्थर पर आकर बैठ गई और सामने बैठी हुई नदी को देखने लगी। अहम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कबीर गला खनकारते हुए बोला। पहले तो नन्या डर गई, फिर ऐसे यहाँ देखकर संतुष्ट होकर दूसरे पत्थर पर जा बैठी। बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी।
वो बात बदलते हुए बोली तो कबीर ने साथ रखा हुआ पत्थर संभाल लिया। अभी वो बैठे ही था जब अनन्या को पूजा पाठ करने की आवाज सुनाई दी। वो आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ, सब खुशल है? कबीर ने इस तरह इधर उधर देखते हुए पाकर बोला तो वो नहीं, मैं सर हिला गई, मुझे लगता है कि कोई पूजा कर रहा है। वो बोली तो कबीर ने दाएं बाएं देखा और फिर मुस्कुराया। ये हमारे मेजर शयान है, उनकी आवाज इस कदर सुंदर है कि सुनने वाले सम्मोहित हो जाते हैं। कबीर दिल से शयान की तारीफ करते हुए बोला तो अनन्या गौर से सुनने लगी। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो गई। अभी वो ध्यान दे रही थी कि शयान वहां से गुजरा। उन दोनों को वहां बैठे बातें करता देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ। तुम दोनों यहाँ इस वक्त? वो खासा आश्चर्यचकित होकर बोला, जी सर, बस ऐसे ही। मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी और अनन्या यहाँ बैठी थी तो मैं बस ऐसे ही इनसे बात कर रहा था। वो खासा घबरा कर बोला जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। जबकि शयान ने एक चुपती हुई नजर अनन्या पर डाली। अजीब लड़की थी, इस पर जादू कर दिया था। और जब से कबीर उसे घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, शयान का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। ना तो वो इसे रोक सकता था, ना ही कुछ ऐसा कह सकता था जो इसे संदेह में डाल दे। 30 साल की जिंदगी में पहली बार हुआ था कि किसी लड़की पर वो दूसरी नजर डालने के लिए इतना बेचैन हुआ था। कबीर, तुम जाओ और अपने आप पर कमरे में जाएं। इस तरह बाहर घूमना ठीक नहीं है। शत्रु हमारी खोज में है। शयान इसे चेतावनी देते हुए बोला तो अनन्या उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि कबीर वहां से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसे शहर से कुछ जरूरी सामान लेने जाना था। अनन्या ने जैसे बैग उठाए थे वैसे ही रख दिए। उसने खोलना भी जरूरी नहीं समझा था। परेशानी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। बात सुनो। अनन्या को जाता हुआ देखकर शयान ने आवाज दी तो वो हैरान होकर पीछे मुड़ती हुई उसे देखने लगी। जी बोलिए, वो प्यार से बोली तो शयान ने एक ठंडी नजर उस पर डाली। आप हर किसी से ऐसे घुल मिल लेती हैं? शयान ने उसे सवाल किए। पहले तो वो चौंकी, फिर हैरान होकर उसे देखने लगी। शयान को भी एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया था। आप जाएं अपने कमरे में। वो खुद को डांट डपट करते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अनन्या सुबह दरवाजा बजने की आवाज से जागी तो नाश्ता आ चुका था। आधे घंटे में उन्हें बस स्टैंड के लिए निकलना था। कबीर ने दूर से ही हाथ हिलाया, जबकि वो हाथ हिलाने की बजाय मुस्कुरा दी। शयान ने न चाहते हुए भी ये नजारा गौर से देखा था। आप नाश्ता कर लें, 15 मिनट में हमें निकलना है। आपके दोस्तों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। कबीर ने अनन्या को बताते हुए कहा तो वो सर हिलाकर रह गई। वो यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी। मैं नाश्ता बाद में कर लूंगी, क्या हम अभी निकल सकते हैं? वो बोली तो शयान ने हैरानी से उसे देखा, फिर कबीर को इशारा किया तो वो उसका सामान उठाकर गाड़ी में रखने लगा, जबकि वो फ्रंट सीट पर बैठते ही बाहर की तरफ देखने लगी। गाड़ी में पीछे 2 ऑफिसर्स बैठे थे, जबकि गाड़ी कबीर ड्राइव करने लगा। उन्हें 10-15 मिनट लगने थे। हम कब तक पहुंच जाएंगे? अनन्या ने डरते डरते सवाल किया तो कबीर मुस्कुरा दिया। अभी तो बहुत टाइम लगेगा। आप ऐसा करें, आप सो जाएं। जब बस स्टॉप आएगा मैं आपको उठा दूंगा, और हो सकता है कि हम बाय रोड चले जाएं। वो बोला तो अनन्या कुछ बोली नहीं, बल्कि आंखें बंद करते सीट के सहारे टिक गई। बहुत से नजारे उसकी आंखों के सामने से गुजर रहे थे। हल्का सा सोते ही वो डरकर जाग उठती। उसके इस तरह डर डर कर उठने पर कबीर भी हैरान हुआ तो उसने तुरंत गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। वो अपने चेहरे का पसीना साफ करते हुए खुद को संभालने लगी। उसके दिल की धड़कन तेज चल रही थी। उसने बहुत बुरा सपना देखा था। हम पहुंचने वाले हैं। आपको चक्कर तो नहीं आ रहे? अनन्या को इस कदर घबराया हुआ देखकर वो पूछे बिना नहीं रह सका। मैं ठीक हूँ, वो बोली और पानी पीने लगी। 5 मिनट बाद वो बस स्टैंड पर पहुंच चुके थे, जहां पुलिस लोगों की चेकिंग कर रही थी। शायद कोई हादसा हुआ था, तभी इतनी सख्ती की जा रही थी। ये क्या हो रहा है? अनन्या पुलिस और आर्मी की गाड़ियां देखकर घबरा कर बोली तो कबीर शांति से बाहर देखने लगा। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो गाड़ी से उतरते हुए बोला। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ रखा था, जबकि आर्मी वाले सख्ती से चेकिंग कर रहे थे। अनन्या और कबीर गाड़ी की तरफ बढ़े तो पुलिस ने उनके बैग चेक करना शुरू कर दिए। पुलिस के साथ जो कुत्ते थे वो लगातार अनन्या के बैग पर भौंक रहे थे। हालांकि वो ऑफिसर चेक कर चुके थे, उन्हें कुछ खास नहीं मिला था, मगर कुत्ते बार बार उस बैग की तरफ बढ़ते और फिर ऊंची आवाज में भौंकना शुरू कर देते।
अनन्या खौफजदा होकर उन्हें देख रही थी। कबीर ने उसे कई बार धासस बंधाया, लेकिन जिस कदर वो घबराई हुई थी, शयान के शक उस पर बढ़ता जा रहा था। इस बैग का नीचे वाला हिस्सा खोलो, एक ऑफिसर अचानक बोला तो अनन्या ने परेशानी से उस बैग को देखा। ऑफिसर्स उसके पास आ चुके थे। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। कबीर उसे बार बार समझा रहा था, मगर वो उन कुत्तों को देखकर डर रही थी। उसे कुत्तों से फोबिया था, जबकि ऑफिसर्स उसे शकी समझकर बार बार उसके बैग को चेक करने का बोलते रहे। फिर जैसे ही हवालदार ने बैग फाड़ कर देखा, सब हैरान रह गए, जबकि कबीर ने परेशानी से अनन्या की तरफ देखा। वो ऐसे लगती तो नहीं थी, लेकिन उसके बैग से जो मिला था वो उन्हें परेशान कर देने के लिए काफी था। ऑफिसर्स ने आगे बढ़कर उसे गिरफ्तार कर लिया था, जबकि कबीर परेशानी से उसे देखता रह गया। अनन्या रोते हुए बार बार अपना बचाव करने लगी, मगर सब बेकार था। ऑफिसर्स उसे दोबारा कैंट ले आए थे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि इस बैग में ये एक्सप्लोसिव कैसे आया, वो रोते हुए बोली। ऑफिसर्स उसे कैंट की एक इंक्वायरी रूम में ले आए, जहां से उसे भागना नामुमकिन था। वो कब से उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर कोई मानने को तैयार नहीं था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थीं। तभी उन सभी ऑफिसर्स में उसे वो मेहरबान चेहरा नजर आया, मेजर शयान वर्मा, जो परेशानी से उसे देख रहे थे। इंक्वायरी ऑफिसर के जाते ही वो उस कमरे में आए। मुझे सच सच बताओ, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? ये एक्सप्लोसिव तुम जानती हो ना, इसकी कीमत करोड़ों रुपए की है। ये तुम्हारे बैग में कहाँ से आया? वो बोला तो अनन्या रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ने लगी। मुझ पर यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि इस बैग में ये सब कहाँ से आया। वो रोते हुए लगातार एक ही बात दोहरा रही थी। देखो, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हें और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। तुम ये सब सह पाओगी? नहीं ना। बेहतर है कि सच बता दो, तुम बच जाओगे। मेजर शयान वर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह समझाए। वो जिस लड़की को पहली नजर में दिल दे बैठा था, वो कैसे उस पर इतना बड़ा इल्जाम बर्दाश्त करता। वो खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि अनन्या को क्या समझाता। हो सकता है कोई गलतफहमी हुई हो। अचानक उसका जूनियर बोला तो शयान सोच में पड़ गया। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कौन कौन था? मुझे उन सभी लोगों की डिटेल चाहिए। वो बोला तो अनन्या सोच में पड़ गई। हम दो लड़कियां और एक लड़का आए थे। अने के रिश्तेदार यहीं रहते थे। हम उनके साथ यहाँ कैंपिंग कर रहे थे। थीसिस बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना हमें डिग्री ना मिलती। डिग्री ना मिलती तो जॉब कैसे करती? मैं बस उनके कहने में आकर यहाँ आई थी। वो रोते हुए बोली तो शयान सोच में पड़ गया। क्या तुम मुझे उन लोगों का एड्रेस बता सकती हो जहां तुमने स्टे किया था? वो बोला तो अनन्या गौर से उसकी बात सुनते हुए याद करने लगी। मुझे सही से याद नहीं है। हम बस स्टैंड से उतरे थे, 10 मिनट के डिस्टेंस के बाद ही वो घर आ गया था जहां हमने स्टे किया था। मगर उनके अंकल काफी स्ट्रिक्ट थे, तो हम ज्यादा बाहर घूमते नहीं थे। बस उनके बच्चों को लेकर हम जंगल में गए थे। वो अटक अटक कर शयान को अधूरी बातें बताते हुए बोली तो शयान को कोई भी सही क्लू नहीं मिला जिससे वो अंदाजा लगा सके। देखो अनन्या, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सोचो और सही से बताओ कि वो लोकेशन कहाँ थी। शयान ने उसे समझाते हुए कहा तो वो इधर उधर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोने की वजह से उसका सर फट रहा था। पिछले कई घंटों से वो भूखी प्यासी वहां नीचे बैठी हुई थी। ऑफिसर्स ने हर संभव कोशिश की थी कि उसे सच उगलवाया जाए, मगर वो झूठ नहीं बोल रही थी। शयान के अलावा किसी ने भी उस पर भरोसा नहीं किया था। मुझे इतना याद है कि हाईवे के पास एक बस स्टैंड आया था और उससे 10 मिनट की दूरी पर वो घर आ गया था जहां हम 2 दिन रहे थे। थकावट और काम की वजह से हम ज्यादा बाहर घूमने नहीं गए थे और उनके अंकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उनके घर में तो टीवी था और ना ही कांटेक्ट का कोई जरिया। हम तीसरे दिन ही उसके घर से निकल गए थे। वो बोली तो शयान ने अपने ऑफिसर को बातें नोट करने का ऑर्डर दिया। कोई ऐसी शक की बात जिससे तुम्हें लगा हो कि वहां कुछ गड़बड़ है? शयान बोला तो वो नहीं में सर हिलाने लगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसका जवाब सुनकर शयान को गहरी निराशा हुई। इस लड़की को कैसे सच्चा साबित करे? वो जानता था कि वो झूठ नहीं बोल रही, मगर वो अपने सीनियर्स को कैसे समझाता? उसे पक्का प्रूफ चाहिए था। हम कोशिश करते हैं कि वो लोग मिल जाएं और ये साबित हो जाए कि इस बैग में एक्सप्लोसिव के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं। वो परेशानी से बोला और फिर बाहर चला गया। उसके जूनियर हैरान थे जिस कदर वो सख्त आदमी था, मगर इस लड़की के मामले में नरमी बरत रहा था। वो काफी हैरान हुए थे, मगर वो जानते थे कि वो लड़की सच बोल रही थी, लेकिन उन्हें प्रूफ नहीं मिल रहा था। विवान, तुम उस लड़की और लड़के के ढूंढने की कोशिश करो जिसके साथ अनन्या यहाँ आई थी।
हो सकता है कि उनकी मिलीभगत हो और वो आदमी जिन्होंने इस पर हमला किया था उनके अपने हो और वो अनन्या को फंसाना चाहते हो या इसके जरिए कोई एक्सप्लोसिव या वेपन ट्रांसफर करना चाहते हो। शयान के ऑर्डर पर कुछ ऑफिसर्स के एड्रेस की तरफ बढ़ गए। जबकि शयान परेशानी से ऑफिस में दाखिल हुआ, वो इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहता था। अनन्या के डॉक्यूमेंट्स देखकर उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि वो उसकी बुआ की बेटी थी, जिसने खानदानी रीत रिवाज के खिलाफ जाकर विवाह कर लिया और फिर हमेशा के लिए उन सबको छोड़ दिया। वो अपनी बुआ की बेटी होने की वजह से भी कुछ उसे हमदर्दी बरत रहा था। वो नहीं जानती थी कि शयान सब जान चुका है, लेकिन वो उसे इस तरह झूठे केस में बर्बाद नहीं होने दे सकता था। चंद घंटों बाद ही ऑफिसर्स वापस आए तो उनके पास पक्का प्रूफ तो नहीं था, अलबत्ता वो घर मिल चुका था और वो लोग वहां से भाग चुके थे। वहां कुछ लोगों की कैद करके रखने के निशान भी मिले थे और कुछ ऐसी चीजें जो इस बात की तरफ इशारा करती थीं कि अनन्या बेकसूर है। बहरहाल, हम तुम्हें यहाँ से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन कुछ प्रूफ मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि वो लड़का और लड़की ठीक नहीं थे, बल्कि वो आतंकवादियों के ग्रुप से मिले हुए थे। वो तुम्हें फंसाना चाहते थे, तुम्हारे जरिए वो एक्सप्लोसिव ट्रांसफर करने वाले थे। श्यान उसे समझाते हुए बोला ताकि वो उनके बारे में ज्यादा जानकारी उगल सके, मगर अनन्या उससे ज्यादा उनके बारे में नहीं जानती थी कि वो उसके क्लासमेट से। क्या तुम हमें ये बता सकती हो कि वो लोग किस तरह भागे थे? श्यान ने उसके जख्मों पर मरहम लगाते हुए बोला तो वो सिसक कर पीछे हटी। आज उसे जख्मों पर पहले से भी ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। जिस कदर उस पर इल्जाम लगाए गए थे उसे खुद से नफरत होने लगी थी। उसने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया था, मगर अब जो उसके साथ हो रहा था न जाने वो किस गुनाह की सजा थी। उसके जख्मों का ध्यान रखते हुए वो बहुत आहिस्ता से एंटीसेप्टिक लगा रहा था ताकि उसके जख्म भर जाएं, तबीयत बेहतर हो तो वो कुछ बताने के काबिल हो। जो प्रूफ मिले थे उनके आधार पर ऑफिसर्स ने उसे टॉर्चर करना छोड़ दिया था, मगर वो उसे रिहा भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके बैग से जो सस्पिशियस सामान निकला था वो उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता था कि वो उसे इस तरह छोड़ दे। अगर लड़का और लड़की मिल जाएं तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। शयान उसके दर्द को महसूस करते हुए बोला, मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। अगर मैं कुछ और दिन नहीं गई तो वो उन्हें मार डालेंगे। वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मगर सामने वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसके जख्म साफ करते हुए पट्टी करके दूर हटा और खाना उसकी तरफ बढ़ाया, जिसकी तरफ अनन्या ने देखना भी जरूरी नहीं समझा था। कुछ तो करे, मैं बेकसूर हूँ, आप लोग मान क्यों नहीं लेते? क्यों करूंगी मैं ऐसा? वो चीख चीख कर अपना दुख बताते हुए बोली तो शयान उसे देखता रह गया। इस कमरे की दीवारें इस तरह से बनाई गई थी कि शोर बाहर ना जाए। उसके कपड़े मार की वजह से फट चुके थे। शयान ने जो सर्दी की वजह से शॉल रखी थी वो उसे उड़ा दी। गर्म शॉल मिलते ही उसने अजीब सी नजरों से शयान को देखा। वो उसका थैंक यू कहना चाहती थी, मगर जैसे शब्द मुंह में ही रह गए थे। न जाने उसे यहाँ और कितने दिन रहना था। यह खाना टाइम पर खा लेना और ये दवाइयाँ नहीं खाओगी तो तुम्हारा अपना नुकसान होगा। वो बोले बिना और जवाब सुने उठ खड़ा हुआ। न जाने दिन ब दिन वो लड़की उसके लिए इतनी जरूरी क्यों होती जा रही थी। वो आज तक समझ नहीं पाया था। उसे यहाँ रहते हुए लगभग 15 दिन होने वाले थे। वो जितना उससे दूर रहने की कोशिश करता उतना ही उसके पास आने की बेचैनी बढ़ती चली जाती। दर्द की वजह से वो सिसक रही थी, लगातार रोने की वजह से आंखें लाल हो रही थी। शयान उसकी यह हालत देखकर कमरे से बाहर चला गया था। आधे घंटे बाद ऑफिसर आए और उन्होंने जो खबर सुनाई उसे सुनकर शयान के चेहरे पर शांति छा गई। वो दोनों लड़का और लड़की पकड़े जा चुके थे। उनकी साजिश नाकाम हो चुकी थी और ये साबित हो गया था कि वो बेकसूर है। शयान, इसे हवेली ले जाओ, जख्म भरते इसे घर तक छोड़ कर आना। ये जिम्मेदारी मैं तुम पर डालता हूँ। उम्मीद है कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। सीनियर ने उसे नया ऑर्डर दिया तो वो सर झुकाए खड़ा रहा। कहने को उसके दिल में बहुत कुछ था, मगर कुछ कह नहीं पाया। ये उसकी पॉवर्टी थी जिसकी वजह से एक केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो गया, वरना 15-20 दिन और लग जाने थे और वो मासूम लड़की ऐसे जुल्म सहती रहती। मगर वो प्रूफ्स भी तो कोई काम आम नहीं थे। वो सोच कर रह गया, फिर सर झटक कर कमरे में दाखिल हुआ तो वो कोने में सिमटी बैठी थी। चलो मेरे साथ उठो। वो दूर खड़ा इसे
नाम लिए बिना बोलते हुए बोला तो उसने सर उठाकर शयान को देखा। अब कौन सी सजा बाकी रह गई है? वो बोली तो शयान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मेरे घर चलो, जब तक जख्म नहीं भरते हवेली में बीजी के पास रहना। जैसे ही जख्म भरेंगे मैं खुद तुम्हें लखनऊ छोड़ने जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, वो ना चाहते हुए भी ठंडे लहजे में बोला। वो जान चुका था कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ज्यादा उसके बारे में अब नहीं सोचता था। सोचना चाहता था मगर उसका दिल ही नहीं था जो बेचैन हो रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस घर जाना है, वो तड़प कर बोली तो शयान खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर हाथ आगे बढ़ा दिया। वो उसका हाथ झटक कर खुद ही उठ खड़ी हुई। जख्मों की वजह से वो दर्द से आह भर रही थी। मुझे घर जाने अभी इसी वक्त, वो बोली तो शयान खामोशी से इस बात पर सर हिलाकर गाड़ी तक आया। उसका सामान डिग्गी में रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गया। वो खामोशी से गाड़ी में बैठते सीट के सहारे टिक कर रह गई। उसकी इतनी पक्की दोस्त ने उसे धोखा दिया था कि वो अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे अभी भी लग रहा था कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, मगर प्रूफ झूठ नहीं बोलते। दो लड़कियों से दोस्ती के नाम पर इतना गहरा जख्म मिला था कि वो अब चाह कर भी किसी पर भरोसा करने वाली नहीं थी। सारा रास्ता खामोशी में काटा। शयान बीच बीच में उसे देखता रहा। कई बार जगाने की कोशिश की मगर वो ऐसे सोई कि एक बार भी उसकी आंख नहीं खुली। शाह ने उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। कहने को तो बहुत कुछ उसके दिल में था मगर वो बता नहीं पाया। उस पर आतंकवाद का इल्जाम लग चुका था। वो बिना वजह की तकलीफ सहकर आई थी और आगे ही तकलीफ सोचकर उसका दम घुट रहा था। अभी वो गेट पर उतरे ही थी जब एक बोतल उड़ती हुई अनन्या की तरफ बढ़ी। शयान ने फुर्ती दिखाते हुए अनन्या को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो किसी मोम की गुड़िया की तरह उसकी बाहों में गिर सी गई, जबकि एक 50 साल के आदमी गुस्से से गालियां बकते हुए एक औरत को बालों से पकड़कर बाहर ले आया। तू भी बदचलन थी, तेरी बेटी भी बदचलन है। न जाने किसके साथ भाग गई है। वो आदमी गंदी गंदी गालियां देते हुए उस औरत को पीट रहा था। श्याम से देखा नहीं गया। वो अनन्या को गाड़ी के सहारे खड़ा करते तुरंत उस आदमी की तरफ बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो बोला तो उस आदमी ने गौर से देखा, फिर पास खड़ी अनन्या की तरफ बढ़ा और उसका गला दबाने वाला था कि शयान बीच में आ गया। अबे कौन मेहता है तू इसका, जो इसकी इतनी केयर कर रहा है? आशिक है इसका? भाग कर ले गया था ना तू इससे, अब ले जा इसे, अब दफा हो जा। दोबारा इस लड़की की शक्ल मत दिखाना वरना मैं इसकी माँ का गला दबा दूंगा। वो आदमी बकवास करते हुए बोला तो शयान हैरान रह गया। ये क्या करें आप? लिमिट में नहीं वरना मैं भी पुलिस बुला लूंगा। शयान ने उसके बाप को धमकाते हुए कहा तो उस आदमी पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो इसे धक्का देते हुए अनन्या को खींचने लगा। शयान के बीच में आ जाने की वजह से सुनीता देवी भी घबरा गई थी कि कहीं उनका पति इस लड़के को ही मारना शुरू न कर दे। बेटा तुम अनन्या को लेकर यहाँ से चले जाओ, मेरी प्रार्थना तुम दोनों के साथ है। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, उसने बहुत दुख सहा है। वो बोली तो शयान ने नहीं में सर हिलाया। बुआ मैं आपको इस तरह छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो बोला तो सुनीता देवी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। ये कैसे हो सकता था? ये उनका भतीजा था। वो काफी देर परेशानी से इसे देखती रही, फिर आगे बढ़कर उन्होंने उसके माथे को छुआ। तुम मुकेश लाला के बेटे हो? वो बोली तो शयान ने तुरंत हाँ में सर हिलाया। सुनीता देवी रोते हुए भतीजे के गले लग गईं और फूट फूट कर रोने लगी। शयान उन्हें चुप करवाने की कोशिश करता रहा मगर वो रोने पर आई तो रोती चली गई। तो मेरी बेटी से विवाह कर लो और इसे कहीं दूर ले जाओ जहां इसके बाप की छाया पर भी इस पर ना पड़े, वरना वो इसका विवाह अपने शराबी दोस्त से कर देगा। वो जुए में से हार चुका है और उसका दोस्त इस कदर पावरफुल है, वो मेरी बेटी को छोड़ेगा नहीं। तुम इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। वो बोली। शयान ने हाँ में सर हिलाया। मैं नन्या के साथ साथ आपको भी ले जाऊंगा, मैं आपको इस नरक में नहीं छोड़ सकता। वो बोला और गुस्से से उस आदमी की तरफ देखने लगा जो बेवकूफों की तरह एक तरफ खड़ा हुआ था। पिताजी सही कहते थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैं भी खुश नहीं रहूंगी। पहले पति के एक्सीडेंट में शांत हो जाने के बाद मेरी सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे के साथ कर दी जो शराबी और आवारा था। इसने मेरी बेटी और मेरा ये हाल कर दिया। मैं अब किस मुंह से हवेली जाऊंगी? तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, बस मेरी बच्ची का ख्याल रखना। वो रोते हुए हाथ जोड़ गई। शान नहीं में सर हिलाता रहा और उन्हें गाड़ी में बैठने को बोला। मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहा है? मेरी बेटी की शादी है।
15 लाख के बदले वो मेरी बेटी से शादी करने वाला है। वो शराब की बोतल हाथ में लिए हुए बोला तो शयान ने आगे बढ़कर इसे मारना चाहा, मगर फिर सुनीता देवी के रोकने की वजह से वो उसी वक्त शादी के लिए राजी हो गया और पैसों का चेक अनन्या के बाप के मुंह पर दे मारा। शादी हुई तो अनन्या रोते हुए अपने माँ के गले से लगी, जबकि शयान के चेहरे पर सख्ती छा गई। उसने जो अंगूठी पहन रखी थी वो अनन्या को पहना दी। शयान के पापा शांत हो चुके थे मरते वक्त भी। उन्होंने कहा था मेरी बेटी को ढूंढना और इसे हवेली ले आना। शयान ने बहुत ढूंढा था मगर वो इसे कहीं नहीं मिली। आखिरकार उसने अपने बाप से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। सारा रास्ता खामोशी में काटा। शयान ने बीजी को बताया था कि वो अपनी बेटी और पोती का स्वागत के लिए गेट पर खड़ी थी। शयान खामोश ठंडे चेहरे के साथ उनसे गले मिला। फिर बीजी सुनीता देवी से गले लगकर काफी देर रोती रही। अपनी पोती से मिलकर उन्हें बहुत खुशी हुई, लेकिन सुनीता देवी की जिंदगी के बारे में जानकर वो बहुत उदास थी। सारी रात सुनीता देवी और बीजी बातें करती रही। वो रात देर तक उनकी बातें सुनती रही, फिर वहीं सो गई। थकावट के मारे शाम को उसकी आंख खोली तो चाय पर सुनीता देवी, शयान और बीजी उसका इंतजार कर रहे थे। वो आई तो बीजी ने शयान को ऑर्डर दिया कि वो इसे कहीं घुमाने ले जाए। शयान इसे कैंप तक ले आया। मैंने जो अंगूठी पहनी थी वो कहाँ है? शयान वर्मा की भारी आवाज पर अनन्या ने खौफ से घूंट निकला। वो भारी लग रही थी। वो डरते हुए बोली। मेजर शयान का रोब जमाना उसे जहर लगता था, मगर उसके सामने आते अनन्या की जान खौफ से निकलने लगती थी। भारी नहीं, वो इस बात की निशानी है कि तो मेरी जिम्मेदारी हो, उसे उतारने का सोचना भी मत। वो पास खड़ा होकर गंभीर लहजे में कहता। अनन्या की जान निकाल गया। वो खामोशी से उसके पीछे चल दी। शयान का हक जताना उसे अच्छा लगता था। अनन्या अभी कैंप के करीब ही खड़ी नदी को देख रही थी कि कबीर उसके पास आकर रुक गया। अनन्या, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अनन्या ने पलटकर उसे देखा। मुझसे? कबीर ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, तुमसे। इतने में कुछ दूरी पर खड़े शयान की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो चंद लम्हे खामोशी से उन्हें देखता रहा, फिर उसकी नजर कबीर पर टिक गई। उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। ये अब क्या बात करने आ गया? उसने दिल ही दिल में सोचा, मगर अनन्या के पास जाकर कुछ कहने के बजाय वो गुस्से से दोनों को घूरता हुआ वहां से कुछ कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने बाजू सीने पर बांध दिए और बाहर से नदी की तरफ देखने लगा, मगर असल में उसकी पूरी दिक्कत अनन्या और कबीर की तरफ थी। कबीर कुछ कह रहा था और अनन्या उसकी बात सुनकर हंस रही थी। शयान ने पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, मगर जब अनन्या एक बार फिर खुलकर हंसी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। इतनी भी क्या मजाक की बात थी? वो बुदबुदाया। कबीर ने शायद कोई ऐसी बात कही कि अनन्या ने हंसते हुए उसके बाजू पर हल्की सी चांटी लगा दी। शान का सबर जवाब देने लगा। वो सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ा। अनन्या? उसकी आवाज सुनकर अनन्या ने चौंक कर उसे देखा। जी? शयान ने पहले कबीर को देखा, फिर अनन्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चलो। अनन्या ने हैरानी से पूछा, कहाँ? शयान ने जवाब देने के बजाय उसका हाथ पकड़ लिया। गाड़ी में। कबीर ने कुछ कहना चाहा, मगर शयान की गंभीर नजरों को देखकर खामोश हो गया। अनन्या भी हैरान सी उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी के पास पहुंचकर शयान ने दरवाजा खोला और अनन्या को अंदर बैठने का इशारा किया। अनन्या खामोशी से बैठ गई, मगर जैसे शयान ड्राइविंग सीट पर आया उसने तुरंत पूछ लिया, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? शयान ने गाड़ी स्टार्ट की। मुझे गुस्सा आ रहा है। अनन्या ने उसे घूरा तो वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन वजह? शयान ने सामने देखते हुए कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है और तुम हंस रही हो। अनन्या चलना में उसे देखती रही, फिर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, तो आपको मेरी हंसी से गुस्सा आ रहा है? शयान ने एक नजर उसे देखा। हाँ। अनन्या ने हंसी दबाते हुए पूछा, ये कबीर के साथ मेरी हंसी से? शयान खामोश हो गया। अनन्या ने तुरंत उसके चेहरे को पढ़ लिया। ओह, तो ये बात है, आप जल रहे हैं? शयान ने तुरंत इनकार किया। बिल्कुल नहीं। अनन्या हंस पड़ी। आपके चेहरे से साफ दिख रहा है। शयान ने गाड़ी एक तरफ रोक दी और उसकी तरफ मुड़ा। अच्छा, तो फिर सुन लो। हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। अनन्या की मुस्कान थोड़ी कम हुई। क्यों? शयान ने कुछ लम्हे उसे देखा। क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ जरा सा भी शेयर नहीं कर सकता। अनन्या ने हैरानी से उसे देखा। आप वास्तव में इतने पॉजेसिव हो रहे हैं? शयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखा। शायद। वो मुस्कान दबाते हुए बोला, और अगर मैं फिर कबीर से बात करूं तो? शयान ने उसे घूर कर देखा। बात कर लेना। वो हैरान हुई। सच में? शयान ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। हाँ,
तुम्हें किसी से बात करने से मैं रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम किसी और के साथ इतना हंसोगी तो मुझे बुरा जरूर लगेगा। अनन्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। तो आपको मेरा हंसना पसंद है? शयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत, लेकिन वो हंसी मुझे अपने लिए ज्यादा पसंद है। अनन्या का दिल तेजी से धड़का। वो नजरें छुड़ाकर बाहर देखने लगे। शयान ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी। कुछ देर दोनों खामोश रहे, मगर इस खामोशी में भी एक अजीब सा अपनापन था। हवेली के पास पहुंचकर अनन्या ने गाड़ी से उतरते हुए इसकी तरफ देखा। वैसे आपको पता है, आपका ये गुस्सा बहुत अजीब है। क्यों? शयान हैरान हुआ। क्योंकि आप गुस्सा करते हुए तो और भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये कहकर वो तुरंत आगे बढ़ गई। शयान चलना में वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर बिना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। ये लड़की भी ना। अगली सुबह हवेली में काफी चहल पहल थी। नाश्ते की टेबल पर सब लोग इकट्ठे थे। अनन्या खामोशी से बैठी थी, जबकि शयान उसके सामने बैठा, कभी उसे देखता और कभी प्लेट में रखा नाश्ता देखता। इतने में अनन्या ने बिना ध्यान दिए अपने पांव आगे किया, जो शयान के पांव से जा लगा। वो तुरंत चौंकी और पांव पीछे कर लिया, मगर बीजे की नजर इस बात पर पड़ चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराकर उन दोनों को देखा। तुम दोनों चाहो तो नाश्ता साथ में बाहर कर लो, थोड़ा क्वालिटी टाइम मिल जाएगा। बीजी ने उन दोनों की चोरी पकड़ते हुए कहा, तो अनन्या का चेहरा तुरंत लाल हो गया। नहीं बीजी, वो गलती से। बीजी ने तुरंत शयान को घूरा। शयान तुम इसे परेशान कर रहे थे। शयान ने हैरानी से कहा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अनन्या ने सर झुका लिया ताकि उसकी हंसी किसी को दिखे नहीं। बीजी ने दोनों को देखते हुए कहा, अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ विवाह कब कर रहे हो? शयान के हाथ में पकड़ा चम्मच वहीं रुक गया। अनन्या ने भी चौंक कर सर उठाया। बीजी ने बड़े आराम से कहा, शादी तो हो गई थी, अब विदाई कर लो, आखिर कब तक लटकाते रहोगे? शयान ने एकदम अनन्या की तरफ देखा, मगर वो सर झुकाकर बैठी थी। बीजी ने एक एक करके दोनों की तरफ देखा, और हाँ, हर वक्त सबके बीच बैठे रहते हो, अब तुम दोनों पति पत्नी हो, साथ साथ रहा करो, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में इतनी शर्म कैसे? शयान का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द उसके साथ नहीं दे रहे थे। अनन्या ने चुपके से उसे देखा तो उसकी हालत देखकर उसे की हंसी छूट गई। शयान ने उसे घूरा, जैसे कह रहा हो कि अब तुम भी हंसोगी। अनन्या ने तुरंत नजरें झुका ली। बीजी ने दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। बस अब ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं, जल्दी विदाई करो और फिर एक आखिरी पोता पोती की इच्छा भी पूरी कर दो। बीजी के कहने पर अनन्या का झुका हुआ सर और ज्यादा झुक गया। जी देखते हैं। बीजी के वहां से उठते अनन्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और हंसने लगी। शयान ने उसे देखा, तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? शयान के कहने पर अनन्या ने हंसी रोकते हुए उसे देखा, थोड़ा सा। शयान उसके पास झुका। कल मेरी पोजेसिवनेस पर हंस रही थी, आज मेरी शर्मिंदगी पर भी हंस रही हो। अनन्या ने भोली बनकर उसे घूरा। मैंने क्या किया? शयान उसकी तरफ देखता रहा। वो इतनी खूबसूरत थी या सिर्फ इतनी लग रही थी? तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया, बीजी के सवालों के सामने। शयान ने नाराजगी जताते हुए कहा, तो आप बता देते। वो शर्म से सर झुकाए बोली, क्या बताता? शयान ने सवाल किया तो अनन्या ने नजरें झुका ली। जो आप कहना चाहते थे। शयान कुछ लम्हे खामोश रहा। अगर मैं कह दूं कि मैं तुम्हें कहीं अकेले ले जाना चाहता हूं तो? अनन्या ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कहाँ? शयान ने मुस्कुराकर उसे देखा, जहां सिर्फ तुम हो और मैं, न कबीर, न बीजी, न कोई और। अनन्या के गाल लाल हो गए। आप फिर शुरू हो गए? शयान हंस पड़ा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। नाश्ते के बाद अनन्या नदी के किनारे चली गई। वो पानी के पास खड़ी लहरों को देख रही थी कि शयान भी वहां आ गया। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? अनन्या ने पलट कर देखा। बस नदी देख रही हूँ। शयान उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। कुछ देर दोनों खामोशी से पानी को देखते रहे। शयान, एक बात पूछूं? अनन्या ने अचानक सवाल किया। पूछो। अगर मैं कभी आपसे नाराज हो जाऊं तो? मनाऊंगा। शयान तुरंत बोला। अगर मैं ना मानी? फिर दोबारा मनाऊंगा। और अगर बहुत ज्यादा नाराज हुई? शयान ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास किया। तब शायद तुम्हें खुद से दूर जाने ही न दूं। अनन्या ने उसे देखा। आप वास्तव में बहुत पॉजिटिव हैं। शयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिर्फ तुम्हारे मामले में। अनन्या ने धीरे से उसके कंधे पर सरक दिया। मुझे आपकी आदत बुरी नहीं लगती। शयान ने चौंक कर उसे देखा। सच में? अनन्या ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, क्योंकि इससे मुझे पता चलने लगता है कि मैं आपके लिए खास हूँ। शयान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसने उसका हाथ थोड़ा सा मजबूती से पकड़ा और उसे होठों से लगा लिया। खास नहीं तो मेरे लिए सबसे खास हो।
अनन्या ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। नदी की लहरें उसके पांव के पास आकर वापस लौट रही थी। हवा ने अनन्या के बालों को छेड़ा तो शयान ने बेख्तियार उसके चेहरे से एक लठ हटा दी। अनन्या ने एक पल के लिए रुक गई। शयान ने प्यार से कहा, बस एक वादा करो। क्या? जब भी तुम्हें मुझसे कोई शिकायत हो मुझे बताना, खामोश होकर मुझसे दूर मत हो जाना। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुरा दी। वादा। शयान ने भी मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। और तुम भी एक वादा करो। क्या? मेरे गुस्से से कभी डरना नहीं। मुझे गुस्सा आ भी जाए तो मैं तुम्हें कभी खुद से तकलीफ नहीं दूंगा। अनन्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर आपको दोबारा मुझ पर किसी के साथ हंसने से गुस्सा आया तो? अनन्या ने मुस्कान दबाते हुए सवाल किया। तो पहले तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, फिर पूछूंगा कि इतनी हंसी किस बात पर आ रही थी। अनन्या खुलकर हंसी। आप नहीं सुधरोगे। शयान ने उसकी हंसी को देखते हुए दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी। और तुम नहीं जानती, मुझे तुम्हारी हंसी सबसे ज्यादा पसंद है। इस बार अनन्या खामोश हो गई। उसने अपना हाथ शयान के हाथ में पकड़े उसके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि शयान उसके पीछे चल रहा था और अनन्या बार बार पलट कर उसे देख रही थी। इतने में वहां खड़े शयान के दोस्तों की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। ओए शयान, तू भी जोरू का गुलाम निकला। एक दोस्त ने मजाक से आवाज लगाई। सिर्फ जोरू का गुलाम नहीं, सर्टिफाइड जोरू का गुलाम। दूसरे दोस्त ने आवाज लगाई तो शयान मुस्कुरा दिया। ये सुनकर अनन्या शर्म से सर झुका गई। बीजी और सुनीता देवी भी कुछ दूरी पर खड़ी ये नजारा देख रही थी। सुनीता देवी हंस पड़ी, जबकि बीजी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों की नजर उतारी। वो सब मैरिज हॉल की तरफ बढ़ गए थे। अनन्या का चेहरा खुशी से चमक रहा था। सुनीता देवी भी खुश दिखाई दे रही थी। उनके शराबी पति को पुलिस हत्या के किराए में पकड़ कर ले गई थी और उसे फांसी की सजा हुई थी। सुनीता देवी को कोई अफसोस नहीं था। बहुत टाइम बाद हवेली पर खुशियां आई थी।